हेलो स्टूडेंट्स। तो टुडेज माय टॉपिक इज डार्विनिज्म। मैंने डार्विनिज्म को बहुत कोशिश करी है कि बड़ी अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, इजी लैंग्वेज में, इजी फ्लो चार्ट्स के साथ। कुछ फोटोग्राफ्स भी रखी हैं मैंने, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फोटोग्राफ्स देखकर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उससे ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। सो डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहले हमने लेमार्किज्म पढ़ा था, अब हम डार्विनिज्म पढ़ रहे हैं। तो डार्विनिज्म ने जो इवोल्यूशन के बारे में बताया, एक्चुअली में उसने उसका मीनिंग नहीं बताया। उसने ये बताया कि भाई इवोल्यूशन नेचर में किस तरह से अक्कर हुई। तो डार्विनिज्म डज नॉट एग्जैक्टली मीन व्हाट इवोल्यूशन इज, बट इट एक्सप्लेन्स हाउ इवोल्यूशन माइट हैव अकर्ड इन नेचर। इस चीज को उसने अपनी एक बुक में बड़ी अच्छी तरह से इलेबोरेट किया है। बुक का नेम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसी टाइम पर एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था वेलेस, उसने भी सेम कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली अराइव किया। और इन दोनों ने, डार्विन ने और वेलेस ने, कंबाइनली थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को अनाउंस किया इन 30th June 1858. Now we move towards the postulates of Darwinism. So there are 7 postulates of Darwinism. As you can see in the slide, I will explain these postulates one by one. लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भाई ये जो 7 पोस्टुलेट्स है, ये हमें वन बाय वन इन सीक्वेंस में ही एक्सप्लेन करनी होगी। ये नहीं कि आपने पहले ज्योमेट्रिक इंक्रीज को फर्स्ट पोस्टुलेट को बताया और उसके बाद आप थर्ड पोस्टुलेट पे पहुंच गए या फिफ्थ पोस्टुलेट पे पहुंच गए। आपको पहले फर्स्ट बतानी है, फिर सेकंड बतानी है, फिर थर्ड, फोर्थ, सीक्वेंस में ही आपने इन सभी पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये सभी पोस्टुलेट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पोस्टुलेट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अब जैसे कि फर्स्ट पोस्टुलेट है ज्योमेट्रिक इंक्रीज और ओवर पॉपुलेशन। तो डार्विनिज्म ने ये क्या कहा कि जो किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक वे में इंक्रीज हो रही है, यानी कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड टाइम में वो डबल हो जाएगी। जैसे कि नीचे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम विद इन 1 डे 3 टाइम्स बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होकर उसकी पॉपुलेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और अगर सभी के सभी सरवाइव कर गए तो 5 years में पॉपुलेशन 1 लाख टाइम्स मोर हो जाएगी, मोर देन द मास ऑफ द अर्थ। तो अब देख लो पैरामीशियम कितना अर्थ का वॉल्यूम ले लेंगे। सेकेंड एग्जांपल है कोड फिश। तो जो कोड फिश है 1 ईयर में 1 मिलियन एग्स प्रोड्यूस करती है। अब क्या है कि अगर सारे के सारे एग्स फर्टिलाइज होकर सरवाइव कर गए तो विद इन 5 years ये सारे के सारे अटलांटिक ओशन को फिल कर देंगे। तो अटलांटिक ओशन में सिर्फ कॉड फिश दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई है, फीमेल, अप्रोक्सीमेटली 200 एग्स ले करती है और इनका लाइफ साइकिल 10 से 14 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अगर ये सारे के सारे सरवाइव कर गए तो विद इन 40 days these flies will fill the earth atmosphere with 2 multiplied by 10 raised to the power 8 flies। ये तो थे सारे के सारे एग्जांपल्स रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के। अदर एग्जांपल्स भी हमारे पास रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि ऑयस्टर है, 114 मिलियन एग्स वन स्पॉनिंग में देता है। सेकंड है साल्मन फिश जो कि 28 मिलियन एग्स इन वन सीजन देती है। स्पैरो है, 1 पेयर ऑफ बर्ड्स विल प्रोड्यूस 275 बिलियन डेसेंट्स इन 10 years। ये तो थे सारे के सारे फास्ट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ हमारे पास एग्जांपल स्लो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के भी हैं, जैसे कि एलिफेंट। अब जो एलिफेंट है वो 10 years की एज में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। और क्या होता है कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो 90 years का है। तो 90 years के लाइफ स्पैन में वो अप्रोक्सीमेटली 6 ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देता है। इफ सारे के सारे सरवाइव कर गए तो विद इन 750 years एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 1,90,000।
अब ये देख लो कि स्लो ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स भी कितनी जल्दी अर्थ के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। फिर सेकंड पोस्टुलेट है हमारी लिमिटेड फूड एंड स्पेस। अब आप देखोगे कि फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड से किस तरह से रिलेटेड है। तो जो अभी हमने पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है इंडिविजुअल्स की वो ज्योमेट्रिक वे में इंक्रीज होती है, लेकिन अब उनको सर्वाइवल के लिए फूड भी चाहिएगा, स्पेस भी चाहिएगा, लेकिन जो फूड एंड स्पेस है वो अर्थमेटिक वे में इंक्रीज होता है। तो ये जो फूड एंड स्पेस है ये एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं, और वो किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को इनडेफिनेट वे में ग्रो नहीं करने देते, और उनकी कैरिंग और एनवायरनमेंट में उनकी कैरिंग कैपेसिटी पर एक चेक रखते हैं। तो दीज लिमिटिंग फैक्टर्स वर कॉल्ड पॉजिटिव चेक्स बाय मैथ्यूस। थर्ड पोस्टुलेट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब हमने पढ़ा कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स है, पॉपुलेशन है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करती है, बट हमारे पास फूड एंड स्पेस की शॉर्टेज है। तो अब क्या करते हैं कि फूड एंड स्पेस की शॉर्टेज की वजह से पॉपुलेशन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड, स्पेस, मीट। तो दिस कंपटीशन इज नोन एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये कंपटीशन तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल। जो इंट्रास्पेसिफिक है ये बिटवीन द, इंट्रा मतलब बिटवीन, विद इन द सेम स्पीसीज, तो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज इज इंट्रास्पेसिफिक। जैसे कि एग्जांपल है इसके लिए कि दो डॉग्स हैं वो आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द सेम पीस ऑफ मीट। इंटरस्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, तो इंटरस्पेसिफिक मतलब कॉम्पिटिशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कि प्रीडेटर एंड प्रे। एनवायरमेंटल होता है कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के बीच में स्ट्रगल होता है। तो जैसे कि एनवायरमेंटल, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। इन तीनों, अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो इंट्रास्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि इसमें सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं और उनकी सेम बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए हम कोक का एग्जाम्पल लेंगे। एक कोक है जिसके पास ब्यूटीफुल कोक एंड प्लूमेज है, उसके पास बेटर चांस होता है एक हैन को अट्रैक्ट करने के लिए इन कंपैरिजन टू द कोक विच हैज लेस डेवलप्ड कॉम। अब हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को फोटोग्राफ्स के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे कि ये सेक्सुअल सिलेक्शन है, यानी कि इंट्रास्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। इसमें आप फर्स्ट फोटोग्राफ में देखोगे कि दो कोक दिखा रखे हैं। जो राइट हैंड साइड पर कोक है उसके आप देखोगे प्लूमेज, प्लूमेज मतलब उसके फेदर्स का पैटर्न। तो उसके जो फेदर्स का पैटर्न है वो कैसा है और दूसरे वाले का कैसा है। और कॉम, कॉम मतलब जो मुर्गे के सिर के ऊपर एक क्राउन सा दिखता है, दैट वाज द कॉम, कोक। तो आप दोनों के कॉम देखो और दोनों का प्लूमेज देखो। तो जो बेटर प्लूमेज वाला और कॉम वाला है दैट वाज द राइट वन साइड। तो अब आप सेकंड में देखोगे कि सेकंड वाले ने, यानी कि जिसके बेटर कॉम एंड प्लूमेज थी, उसने हैन को अट्रैक्ट कर लिया। तो बेटर चांस ऑफ विनिंग एन हैन इन कंपैरिजन टू द कोक विच हैज लेस डेवलप्ड plumage and form. I hope you can better understand sexual selection by this photograph. This photograph is related with the इंटरस्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर एक प्रीडेटर और प्रे को दिखा रखा है कि भी जो लाइनस है दैट वाज द प्रीडेटर और जो जेब्रा है दैट वाज द प्रे। ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट इज वेरिएशन। अब क्या है कि भी कंपटीशन हो गया ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जी इस कंपटीशन ने उन ऑर्गेनिजम्स को कंपेल किया टू चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि उस टाइम पर अर्थ पर अवेलेबल हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और चेंज क्यों करना पड़ेगा? ताकि वो सरवाइव करे। उनके बीच में आपस में कंपटीशन है और ये चेंज लीड्स टू द डिफरेंसेस इन शेप, साइज, बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर of closely related individuals of the same species in the same environment. This is known as variation. Variation is the law of nature. बिना वेरिएशन के इवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल।
तो अब टू टाइप्स की वेरिएशंस होती है। फर्स्ट टाइप है हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल। नॉन हेरिटेबल जो है ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, और जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, दीज आर नॉट इनहेरिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हेरिटेबल है, ये अगर पेरेंट्स में एक बार आ गई तो ये कंटिन्यू रहती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये हेरिटेबल वेरिएशन ही है विच फॉर्म्स द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। सेकेंड टाइप की वेरिएशंस है हार्मफुल एंड यूजफुल और न्यूट्रल। हार्मफुल जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडिविजुअल को अनफिट करती हैं और उनको एलिमिनेट कर देती हैं इन्वायरमेंट से। जैसे कि हम प्लांट्स में एग्जांपल है कि कोई भी प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, अगर उसमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो सूखने लगता है, तो हमें अपने आप उसको वीड आउट करना पड़ता है। दिस इज वीडेड आउट, नॉट सीडेड आउट। ओके, तो हियर देयर इज ए मिस्टेक। हार्मफुल वेरिएशन की लास्ट लाइन में दिस इज वीडेड आउट, WEEDED। नेक्स्ट इज द यूजफुल और नेचुरल वेरिएशंस, न्यूट्रल वेरिएशंस। ये सक्सेसफुल वेरिएशंस हैं जो कि इंडिविजुअल्स को मोर सक्सेसफुल करती है फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल लेंगे इंसेक्ट्स का, ले लो कि उनके अंदर थिक एक्सोस्केलेटन होता है विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट वाटर लॉस, तभी वो बिना वाटर के बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को फोटोग्राफ्स के थ्रू देखेंगे कि ये एग्जाम्पल है हार्मफुल वेरिएशंस का, जिसके अंदर प्लांट्स में क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होगी। आप देखोगे कि भी वो येलो पड़ना स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे हम इस प्लांट को वीड आउट कर देंगे, तो वीडेड आउट बाय द नेचर। और नीचे एग्जाम्पल दे रखा है यूजफुल वेरिएशंस का, जिसमें इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल दे रखा है। इंसेक्ट्स के पास एक थिक एक्सोस्केलेटन, जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हो कि उसके ऊपर वो ब्लैक कलर की वाटर प्रूफ एक्सोस्केलेटन है विच रिड्यूसेस वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट द इंसेक्ट फ्रॉम ड्राइंग आउट। I hope you can better understand the concept of useful and harmful variations through these photographs. Next postulate is survival of the fittest or natural selection. अब struggle for existence होगी, तो ऑर्गेनिजम्स ने अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करी, यानी कि बीच में कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ बेनिफिशियल वेरिएशंस आ गई, और जो बेनिफिशियल नहीं थी दे वर एलिमिनेटेड। तो दिस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन, और वेलेस ने इसी कंसेप्ट को कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस एग्जाम्पल को डार्विन ने लेमार्क के जिराफ के एग्जाम्पल को लेकर समझाया है, मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम सिक्स्थ पोस्टुलेट भी कर लेते हैं, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज और स्पीसिएशन। तो अब डार्विन ने क्या कहा कि जो यूजफुल वेरिएशंस थी वो हर जनरेशन में अपीयर होती है, और वो यही यूजफुल वेरिएशंस फिर नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट भी होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी की सारी यूजफुल वेरिएशंस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक ऑर्गेनिज्म को न्यू स्पीसीज में कन्वर्ट कर देती हैं। तो they become so prominent that the individual turns into a new species. Thus, Darwin defined speciation as descent with modification. So this is the most important line according to Darwin, descent with modification, यानी कि जो पुराने organism ancestors थे वो arise हुए with modification. अब हम लेमार्क के एग्जाम्पल, लेमार्क के जिराफ के एग्जाम्पल के साथ डार्विन के एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे। कि पहले हमने लेमार्क का पढ़ा था कि जिराफ्स में लॉन्ग नेक स्ट्रेचिंग के लिए और फोर लिम्ब स्ट्रेच होकर लॉन्ग हो गए थे, तो हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो लेमार्क ने क्या कहा था कि जो एंसेस्ट्रल जिराफ्स थे उनकी शॉर्ट नेक थी और शॉर्ट ही फोर लिम्स थे, लेकिन क्या हुआ कि पहले वो ग्रास पर फीड करते थे, देन देयर इज नो ऑब्जेक्शन, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी शॉर्ट नेक थी, शॉर्ट फोर लिम्ब थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज होनी शुरू हो गई, जो सॉफ्ट ग्रास थी वो डिसअपियर होनी स्टार्ट होगी, उसकी जगह ले लिया बड़े बड़े पेड़ों ने। तो अब ट्रीज थे, जो ट्रीज थे वो काफी ऊंचे हो गए, तो जो जिराफ है वो लीव्स खाता है। तो अब पेड़ों के लीव्स खाने के लिए, क्योंकि ग्रास तो खत्म हो रही थी, बहुत कम थी, तो पेड़ों के लीव्स को खाने के लिए उनको अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ा। आप सेकंड वाले उसमें देखोगे कि उन्होंने अपनी गर्दन स्ट्रेच कर रही है, तो स्ट्रेच करने की वजह से उनकी जो नेक थी वो लॉन्ग हो गई, लेकिन धीरे धीरे उनके फोर लिम्स पर भी प्रेशर कर पड़ा,
जब नेक को स्ट्रेच किया तो फोर लिम्स पर भी स्ट्रेस हुआ, जिसकी वजह से वो भी लॉन्ग हो गए। तो आप थर्ड वाले डायग्राम में लेमार्क के देखोगे कि भी विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स जिराफ्स अराइज हुए। लेकिन डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि जो एंसेस्ट्रल जिराफ्स थे वो वेरिड लेंथ में यानी कि डिफरेंट लेंथ्स में अवेलेबल थे, जो उनकी नेक्स थी वो डिफरेंट लेंथ्स की थी। तो आप देखोगे भी कि डायग्राम में उसने चार जिराफ दिखा रखी है, सभी की वेरिंग लेंथ ऑफ नेक है। तो अब क्या हुआ कि भाई जब उन्होंने लीव्स को खाना स्टार्ट किया तो जो लंबी नेक वाले थे जिराफ वो तो सरवाइव कर गए, और जो शॉर्ट नेक वाले थे वो एलिमिनेट हो गए। तो देयर फॉर कॉम्पिटिशन एंड नेचुरल सिलेक्शन लेड टू द सर्वाइवल ऑफ लॉन्ग नेक इंडिविजुअल्स। और आखिर में हमारे पास सिर्फ लॉन्ग नेक वाले बच्चे, देखो पर चार थे, फिर दो रह गए। तो short neck and short forelimb giraffes were eliminated as they are not able to reach to the leaves. तो डार्विन ने इस कंसेप्ट को कहा नेचुरल सिलेक्शन, बट वेलेस ने सेम इसी कंसेप्ट को कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू डार्विन का समझ में आ गया होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे हुआ, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब हम इसी सारी की सारी पोस्टुलेट्स को समरी की फॉर्म में समराइज करेंगे। इस समरी को वेलेस चार्ट भी कहा जाता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवोल्यूशन और स्पीसिएशन गिवन बाय द डार्विन। तो हमारी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी, ट्रिमेंडस इंक्रीज यानी कि रिप्रोडक्टिव फेकंडिटी, टेंडेंसी फॉर जियोमेट्रिक इंक्रीज इन नंबर्स। फिर हमने क्या पढ़ा था कि भाई लिमिटेड फूड एंड स्पेस, तो दिस इज द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या हुए, फूड एंड स्पेस। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि कंपटीशन फॉर द फूड, स्पेस एंड मेट। ओके, तो ये तीन पोस्टुलेट्स आप देखोगे कि पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो तीनों आपस में लिंक्ड है। अब क्या हुआ कि भाई जब कंपटीशन हुआ तो उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए। तो दीज डिफरेंसेस विद इन द सेम स्पीसीज आर नोन एज वेरिएशंस। दीज वेरिएशंस आर हेरिटेबल। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कि कंपटीशन के साथ वेरिएशन मिल गई तो मिल गया नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि जो बेस्ट बेनिफिशियल ट्रेड्स थे सिर्फ वही परसिस्ट करे, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। और इसी नेचुरल सिलेक्शन ने इवोल्यूशन को एराइज किया और इवोल्यूशन की वजह से आई ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज यानी कि स्पीसिएशन। I hope you better understand all the postulates through this summary graphical representation. नेक्स्ट आ गया एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। तो सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो ये है कि देयर इज अ क्लोज पैरेललिज्म बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है ये ज्यादा टाइम लेती है, वास्ट रिसोर्सेज यूज करती है, तब कहीं जाकर एक न्यू स्पीसीज बाय सिलेक्शन प्रोड्यूस होती है। लेकिन अब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि भाई उसने बेस्ट ट्रेड्स देख लिए, उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया एंड बाय कंट्रोल्ड ब्रीडिंग ह्यूमन बीइंग ने न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड न्यू ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स को विद इन अ शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस कर दिया। तो देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बस फर्क ये है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो नेचर में होती है, ज्यादा टाइम लेती है, वास्ट रिसोर्सेज यूज करती है, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन थोड़े टाइम में थोड़े रिसोर्सेज के साथ न्यू वेराइटीज या न्यू ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स को अराइव कर देती है। सेकेंड एविडेंस है द रिमार्केबल केस ऑफ रिसेम्बलेंस, जिसमें मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन आ जाएगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग साइड बाय साइड बोथ इन द मॉडल एंड द मिमिक। इसको भी हम आगे अभी फोटोग्राफ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड है को रिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ नेक्ट्रीज इन फ्लावर्स एंड लेंथ ऑफ प्रोबोसिस ऑफ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। इस एविडेंस को भी मैं आगे आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू बताऊंगी। दे इवॉल्व ग्रेजुअली एंड कैन बी एक्सप्लेन बाय नेचुरल सिलेक्शन। फोर्थ एविडेंस है पेडिग्री ऑफ द हॉर्स विच कैन आल्सो सपोर्ट डार्विनिज्म। तो पहले हम पढ़ेंगे मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन का फोटोग्राफ के थ्रू एक्सप्लेनेशन। अब आप इसमें अच्छी तरह से देख लोगे कि फर्स्ट शो कर रहा है मिमिक्री, जिसमें इस लिजर्ड टाइप ने अपने आप को क्या किया है, रेप्टाइल ने अपने आप को क्या किया है कि भी भद्दा सा बना लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी इसको ना तो टच करेगा ना इसको खाने की सोचेगा।
तो दीज आर ऑफन अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि दीज आर हार्मफुल फॉर अदर्स, अनपैलेटेबल, इनकी शक्ल देख के कोई ये कहेगा कि नो हमें इसको नहीं खाना। अनपैलेटेबल का मतलब है पसंद ना करना खाने के लिए। तो ये कैमिलियन का एग्जाम्पल है और इसने अपने आप को मिमिक्री के थ्रू सर्वाइवल के लिए फिट कर लिया है। सेकंड, अगर आप देखो प्रोटेक्टिव कलरेशन, इसमें भी आप देखोगे कि बिल्कुल जैसा उनका बैकग्राउंड था, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे थे, उन्होंने अपनी बॉडी के कलर को सेम उसी तरह से चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई यहाँ पर एनिमल है भी या नहीं, तो ये इनके सर्वाइवल को फिट करता है। अब नीचे वाले डायग्राम में आप देखोगे कि कैटरपिलर है, इसने अपने आप को बिल्कुल लकड़ी की टहनी की तरह का बना दिया है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि लकड़ी की टहनी है कि कैटरपिलर है। ठीक है, ऊपर लेजर्ट है जिसने अपने आप को रॉक एंड सॉइल के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है कि हम इसमें अपने आप को कंफ्यूज कर लेंगे कि भाई ये लिजर्ट है कि रॉक है। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि कोरिलेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ नेक्टरीज इन फ्लावर्स, आप देखोगे कि भी नीचे फ्लावर दिखा रखा है डायग्राम में और उसके अंदर उसमें नेक्टरीज दिखा रखे हैं, यानी कि जो इंसेक्ट आएगा, बटरफ्लाई दिखा रखी है, बटरफ्लाई आएगी उसको इससे जूस इकट्ठा करना है, नेक्टर इकट्ठा करना है। तो आप देखोगे कि उसने अपना प्रोबोसिस नेक्टरीज के अंदर डाल रखा है। तो लेंथ ऑफ द प्रोबोसिस एंड पोजीशन ऑफ नेक्टरीज, सेम इसी तरह दूसरे डायग्राम में आप देखोगे कि भाई किस तरह से प्रोबोसिस रेड कलर की दिखा रखी है, वो फ्लावर्स की नेक्टरीज के अंदर जा रहा है। तो लेंथ ऑफ द प्रोबोसिस एंड पोजीशन ऑफ नेक्टरीज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे कोरिलेशन है। अब आगे कोई भी थ्योरी आती है उसके लिए क्रिटिक्स भी आते हैं। तो क्रिटिसिज्म और एविडेंसेस अगेंस्ट डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म ने क्या क्या नहीं एक्सप्लेन किया था। डार्विनिज्म इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, सबसे फर्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस इन दोज ऑर्गन्स विच आर नॉट इन यूज ओनली, विच आर इन यूज ओनली व्हेन फुल्ली फॉर्म। जैसे कि हम इसमें बर्ड का एग्जांपल लेते हैं, आपने देखे होंगे बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे, वो उड़ नहीं पाते, वो अपने नेस्ट के अंदर ही रहते हैं और जो उनकी मदर बर्ड होती है वो लाकर उनको इंसेक्ट्स या कोई भी फूड, किसी भी तरह का फूड उनको खिलाती है। लेकिन धीरे धीरे उन बच्चों के विंग्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उड़ना स्टार्ट होते हैं और फिर पूरी तरह से उड़ जाते हैं। तो जब तक डार्विनिज्म ने ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी कि जब तक कोई भी ऑर्गन फुल्ली फॉर्म ना हो जाए तो उनका इनहेरिटेंस, तो the inheritance of small variations in those organs which are in use only when fully formed, डार्विन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंड है इनहेरिटेंस ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स विच बिकम हार्मफुल एंड हिंडर देयर डेली लाइफ। अब इसके अंदर हम डियर का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा होगा बारहसिंगा, उसके सींग देखे होंगे आपने कितने बड़े बड़े होते हैं, उनको कहते हैं एंटलर्स। तो जिस टाइम पर वो मूव करते हैं या भागते हैं तो ये झाड़ियों वगैरह में, पेड़ों में अड़ जाते हैं, तो दे विल हिंडर इन देयर डेली लाइफ। तो दीज एंटलर्स आर द ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। इसी तरह आपने एलिफेंट में उसके टीथ देखे होंगे, दिस इज नोन एज टस्क। तो एलिफेंट के लिए उसका कोई यूज नहीं है, बट जिस टाइम पर वो चलते हैं, खाते पीते हैं, उस टाइम पर उनको ये टस्क डिफिकल्टी प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर द ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। डार्विन ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। हिज थ्योरी एक्सप्लेन्स ओनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट डज नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट आया कहां से ये एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ सर्वाइवल को उसने एक्सप्लेन किया। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांजिशनल स्टेजेस विच हैज नो फॉसिल रिकॉर्ड्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ट्रांजिशनल स्टेजेस को उसने एक्सप्लेन नहीं किया। स्पेसिफिकेशन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ गुड एंड बैड कैरेक्टर्स एंड नॉट अ सिंगल कैरेक्टर। कोई भी स्पीसिएशन आएगी, दिस इज स्पीसिएशन नॉट स्पेसिफिकेशन। तो स्पीसिएशन जब भी आएगी तो गुड और बैड दोनों करेक्टर्स के साथ आएगी। ये नहीं कि सिर्फ गुड गुड करेक्टर आएंगे, थोड़े से बैड करेक्टर भी आ सकते हैं। डार्विन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशंस। इट डज नॉट एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रॉम द एक्वेटिक फॉर्म्स। Thus Darwin himself confessed that natural selection has been main but not the exclusive means of modification. तो डार्विन ने खुद ही अपने आप को कन्फेस किया है कि नेचुरल सिलेक्शन मेन
मुद्दा हो सकता है इवोल्यूशन का, बट नॉट एक्सक्लूसिव मीन्स ऑफ मॉडिफिकेशन, लेकिन अकेला नहीं है कि भी मॉडिफिकेशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ये एक और स्लाइड है जिसमें उसने क्रिटिसिज्म को और एविडेंसेस को अलग वे में मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आपकी इच्छा है, चाहे आप उस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, दिस इज योर विल। तो आपकी इच्छा है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर पेइंग अटेंशन। मैं मैं होप करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, फोटोज, फ्लो चार्ट्स। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।